Hello. Yes. Hello, everyone. A very happy morning. Hello. Hello. Yes. 2 मिनट और रुकते हैं and then we'll start. Happy morning. Yes. Happy morning, everyone. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? Thank you. Happy morning. प्रोफेशनल कैसा लग रहा है? प्रोफेशनल CS प्रोफेशनल फाइनली. मच अवेटेड. यस, द फाइनल स्टेज ये क्लियर हो गया और उसके बाद हम बन जाते हैं CS, राइट? फाइनल स्टेज. yes Regu, I'll explain everything in this lecture. ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ही रहेगा. थोड़ा बहुत हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट का और सारी चीज़ें आई विल टेल यू कौन से सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ, कब तक पढ़ा रही हूँ, एवरीथिंग. यस, चलो शुरू करें. Shall we start? Shall we start? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो पहले शुरुआत करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से. आई गेस काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा या शायद पता होगा, आई एम नॉट श्योर. सो आई एम विनीता वैद, आई एम CS विनीता वैद. मेरा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल हुआ था, फाउंडेशन या CSET नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल किया था. सो माई एग्जीक्यूटिव आई स्कोर्ड, नंबर्स मुझे याद नहीं है, बट AIR 6 आई गॉट एंड इन प्रोफेशनल आई गॉट AIR 4. उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की थी. कहाँ से की थी? एक लिस्टेड एंटिटी LTI, जो अब है LTI माइंड्री. वहाँ से मैंने अपनी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी. एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ, बताती हूँ कौन से सब्जेक्ट्स हैं. पहला तो ऑफकोर्स एज यू कैन सी इट इज़ ESG. सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ ESG. ग्रुप 1 में हमें सारी चीज़ें क्लियर है. ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट्स है, कौन सा ओपन बुक है, वो सारा क्लियर है हमें. जस्ट टेल मी दैट.
वी नो ना 7 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट ओपन बुक है, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट ओपन बुक है। ये हमें पता है, राइट? वी नो दिस, राइट? यस, सो ये हमें क्लियर है। अब शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन से ही शुरू करती हूँ। लेक्चर्स के जो भी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, आई एड्रेस देम बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला मैंने सब्जेक्ट्स बता दिया, कौन से सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ। देखो मेरी हैंड राइटिंग इससे अच्छी है, ट्रस्ट मी। सो आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ ESG, आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ CSR एंड सोशल गवर्नेंस, ग्रुप 1 का, और आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ लेबर लॉस, ग्रुप 2 का। तो ये 3 सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच, दैट इज वन थिंग। यस, 1 इलेक्टिव इन ईच ग्रुप, करेक्ट। दूसरा सवाल, ये जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, इन सब्जेक्ट्स में क्या है और ये क्यों पढ़ना है। यानी कि इस सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट अगर मैं बहुत ब्रीफ में बताऊँ तो क्या पढ़ रहे हैं और उससे इम्पॉर्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं। सो क्या पढ़ रहे हैं, अगर मैं ESG की बात करूँ, सो ESG दैट स्टैंड्स फॉर, ESG स्टैंड्स फॉर, ESG स्टैंड्स फॉर, आई एम श्योर आपको पता होगा स्टिल, ESG स्टैंड्स फॉर it stands for environment, social, governance। तो इसका मतलब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं ESG। तो गवर्नेंस एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है। यानी कि कौन सा गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों? बिकॉज वी आर रिलेटेड टू द कंपनीज। कंपनी सेक्रेटरी का मेजॉरिटी काम इज विद द कंपनीज, मेजॉरिटी आई एम सेइंग, नॉट 100%। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा वो है। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है कंपनी को, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो भी हम इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सो ESG 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। यस, सो पार्ट A इज ESG, इट इज़ अबाउट गवर्नेंस, पार्ट B इज़ अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, और पार्ट C में कुछ रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड रिपोर्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं ESG कवर कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन फॉर CSR, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्यों पढ़ना ये मैंने बताया ही नहीं। सो अगर आपको पता हो गवर्नेंस, हमारी इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन आपको पता है? हमारी इंस्टीट्यूट ICSI का विजन, मिशन, सो इफ यू सी यस, हमारा मोटो बिल्कुल सत्यम वद धर्मम चरा। विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और मिशन टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन इज फोकस्ड ऑन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सवाल तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, राइट? Next thing is why I think I can teach, why I can teach,
आई कैन मतलब आई कैन वाला आई कैन, वाई आई कैन टीच और वाई यू कैन लर्न फ्रॉम मी। हो सकता है ना आपके दिमाग में ये सवाल होगा, इसीलिए डेमो देख रहे हो कि मुझसे क्यों पढ़े ये सब्जेक्ट, राइट? है ये सवाल कि मुझसे क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट? इसका भी जवाब मैं लेके आई हूँ। डू यू हैव दिस क्वेश्चन? पढ़ना है ये हमें समझ आ गया कि ये सब्जेक्ट पढ़ना तो है, प्रोफेशनल के सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना तो है। मुझसे क्यों पढ़ना है या मुझे क्यों लगता है कि मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकती हूँ? अगर आप लोग बोल देंगे ये सवाल बिल्कुल नहीं आपके दिमाग में तो मैं बहुत खुश होंगी, ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट मी सो मच। बट पहली चीज़ ओके, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कोई भी मूवी का, अगर हम एग्जाम्पल लें, सो मूवी के दो टाइप के ऑडियंस होते हैं, एक जिनको वो मूवी बहुत पसंद आती है और एक जिनको मूवी नहीं पसंद आती। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक ना एक तो मूवी का नाम आ ही रहा होगा जिसमें एक ऑडियंस थी, एक सेट ऑफ ग्रुप था जिनको वो मूवी बड़ी पसंद आई और एक सेट ऑफ ऑडियंस था जिनको वो मूवी कतई पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसका नाम लो एंड दे विल मेक फेसेस। सो जो लोग इन दोनों के पास अगर आप रिव्यू लेने के लिए जाएंगे, सेम मूवी है पर दोनों के रिव्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। यानी कि जो जिनको मूवी पसंद आई दे विल हैव सो गुड रिव्यू कि अरे बहुत अच्छी मूवी थी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जिनको नहीं पसंद आई दिल भी लाइक 3 घंटे बर्बाद किए, पैसे बर्बाद किए, इससे अच्छा ये कर लेते, सो जाते एट्सेट्रा। सो सेम मूवी बट दो अलग अलग तरह के ऑडियंस का, दो अलग अलग तरह का पर्सपेक्टिव। Here why I am taking this example is because I love this subject. गवर्नेंस का सब्जेक्ट अगर आपने अपने सीनियर्स से पूछा होगा या फिर किसी से भी सुना होगा, कोई डेमो लेक्चर्स में देखे होंगे, गवर्नेंस के बारे में बोला जाता है इट इज़ लेंदी। ऑफ कोर्स इट इज़ लेंदी मैन, इट इज़ डेफिनेटली लेंदी। यहाँ रहने दीजिए, रहने दीजिए, थैंक यू, ओके सॉरी। सो इट इज़ डेफिनेटली लेंदी, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। अभी का मॉड्यूल हमारा 830 पेजेस का है, 829 830 पेजेस का है, तो आप समझ सकते हैं कितना लेंदी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि इसमें काफ़ी सारे रेपिटेशंस है और थोड़ा सा ये ड्राई है एज़ कम्पेयर टू, आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं, सिक्योरिटीज़ लॉ पढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस होते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे केस स्टडीज़ होते हैं, आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देख पाते हैं कि ओके सिक्योरिटीज़ लॉ हमने पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स पढ़े थे, यू कैन लिटरली ट्रेड इन द शेयर्स। आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं, आप कंपनी के केसेस देखते हैं, आप देखते हैं उनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, आप देखते हैं उनके शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, उनकी एजीएम हो रही है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इफ़ यू सी जो लॉ वाले सब्जेक्ट्स है वी हैव इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स, बट जो थियोरेटिकल होते हैं ना, अगेन इट इज़ नॉट 100% थियोरेटिकल बट समवेयर इट इज़, सो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट इफ़ यू लर्न फ्रॉम अ पर्सन हु लव्स दिस सब्जेक्ट, दैट पर्सन विल इंश्योर कि एटलीस्ट दे मेक यू फॉल इन लव इन दैट सब्जेक्ट, और अगर वो नहीं हो पाए तो एटलीस्ट दे मेक यू बेयर दिस सब्जेक्ट। अगर आपसे बिल्कुल ही लगता है कि ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हमसे नहीं होते, सो अ पर्सन हु लव्स दिस सब्जेक्ट कैन हेल्प यू विद अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट एंड नोइंग हाउ टू लर्न अ सब्जेक्ट। दैट वॉज वन कि मुझे क्यों लगता है ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। दूसरा, अगर मैं अकेडमिकली बात करूँ तो जैसे मैंने बताया आई गॉट AIR 4 इन प्रोफेशनल प्लस I got 79 marks in the subject of governance। जो ओल्ड सिलेबस में गवर्नेंस था, ESD नहीं था उस वक्त, GRMC ही था। सो दैट सब्जेक्ट आई गॉट 79 विच वॉज ऑल इंडिया हाइएस्ट स्कोर ऑफ माई अटेम्प्ट। तो 79 आए थे मेरे। दैट कैन बी अ सेकेंड रीजन, दैट कैन बी academic reason, first is my favorite always, and the third and the final thing is आई हैव वर्कड इन अ लिस्टेड एंटिटी। जैसे मैंने बताया मैंने काम किया है वहाँ पर, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी हुई है। सो दैट एक्सपीरियंस आई कैन शेयर, जो स्टोरीज़ मेरे पास होंगी बताने के लिए वो चीज़ें आई कैन शेयर, तो आपको समझेगा कि हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ एक्चुअली अप्लाइड। अगर आप देखिए हमें दिमाग में ये लगता है कि इस सब्जेक्ट का उतना रेलेवेंस नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा लगता है हमें कि इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस नहीं होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे।
इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, इस सब्जेक्ट का अगर मैं रेलेवेंस बताऊं तो मैंने ये पहले की वीडियोस में भी बोला है, व्हेन आई वाज वर्किंग एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड का यूज़ नहीं करते थे, नॉट इवन अ सिंगल डे. सो I hope you know the subject, the importance of this subject, and I hope I was able to tell you why I think that I can teach this subject. अगला सवाल. The next question. काफ़ी बातें हो गई. अभी काम की बात कि इस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसे होता है. What is the paper pattern? So 100% डिस्क्रिप्टिव है ये सब्जेक्ट, यानी कि आपको पूरे 100 नंबर के लिए लिखने होंगे, कोई भी MCQs नहीं है. जैसे एग्जीक्यूटिव में अभी 20 मार्क्स का MCQ है और 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में. प्रोफेशनल में ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है. इट इज़ 100% डिस्क्रिप्टिव फॉर अस. सो ये 100% डिस्क्रिप्टिव है. अब इसका डिविज़न कैसे है, जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, इन्होंने बिल्कुल मार्क्स दिए हुए हैं कि हर एक पार्ट के कितने मार्क्स अलॉटेड हैं. सो पार्ट ए इज़ फॉर 65 मार्क्स, पार्ट बी इज़ फॉर 20 मार्क्स एंड पार्ट सी इज़ फॉर 15 मार्क्स. अभी ये देख के मुझे बताओ कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन से वाले पार्ट को देना चाहिए. कौन से पार्ट के लिए लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. विच पार्ट यू थिंक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. ओके, सर पढ़ के आए हैं, बिल्कुल उन्हें पता है. चलो चलो, क्या बात है, सबको पता है. BNC मॉड्यूल देख के आए लगता है ना. ओके, BNC वाई ये कम मार्क्स के. अगर आप देखें 65 के आगे 20 और 15 कम है, लेकिन 65 के लिए आप पढ़ रहे हैं 17 चैप्टर्स. जो आपके मॉड्यूल में 20 चैप्टर्स है टोटल, उसमें 17 चैप्टर्स है पार्ट ए में. सब बोल रहे हैं BNC, वेरी गुड. पार्ट बी जो 20 मार्क्स का है, कितने चैप्टर्स है उसमें, बहुत सारे हैं. पार्ट बी में इट इज़ जस्ट वन चैप्टर फॉर 20 मार्क्स. सोचो 65 मार्क्स के लिए 17 चैप्टर्स, 20 मार्क्स के लिए एक चैप्टर. और पार्ट सी 15 मार्क्स, सॉरी 2 चैप्टर्स. तो टोटल 35 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर्स और 65 मार्क्स के लिए 17. अगर 17 का प्रैक्टिकली बताऊं तो इट इज़ 16. एक चैप्टर मर्ज हो चुका है, तो 16 17 मान के चलेंगे. अच्छा, मेरा ही वीडियो देख के आया. ओके, सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न. आपके पार्ट ए में 17 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट विल बी फॉर 65 मार्क्स. और फिर उसके बाद पार्ट बी और सी से 35 मार्क्स का. पार्ट बी एक चैप्टर 20 मार्क्स, पार्ट सी 15 मार्क्स के लिए 2 चैप्टर्स हैं. तो ये वाले जो पार्ट बी और सी का पार्ट है, ये हम बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं. और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मोस्टली इट इज़ 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन. अगर आप पास्ट पेपर देखें, एग्जैक्ट ESG का नहीं मिलेगा, बट गवर्नेंस सब्जेक्ट जो ओल्ड सिलेबस में था उसका आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. अगर आप देखें, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फॉर 5 मार्क्स. कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स के लिए होते हैं. सो मोस्टली अगर मैं इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करूँ तो 3 to 5 मार्क्स, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के, बहुत हार्डली 4 मार्क्स के होते हैं, पर कभी कभी आ सकते हैं. सो 3-5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं, यानी कि ऑफकोर्स लेंदी पेपर होता है, बहुत सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे हमें. पेपर पैटर्न हो गया. 5वां सवाल, डिफिकल्ट है. इज दिस सब्जेक्ट डिफिकल्ट मैम. क्या ESG का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है. पहली बात, नहीं है. होता भी तो हम उसको आसान बना देते. दूसरी बात, डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन लेंदी है. जैसा मैंने बताया 830 पेजेस का ये पूरा गवर्नेंस का सिलेबस है, ESG का सिलेबस है. 830 पेजेस इन मॉड्यूल, नॉट इन आवर नोट्स ऑफ कोर्स. सो काफ़ी लेंदी है ये सब्जेक्ट. और अगर आप देखें ना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अगर मैं आपको पहले बैकग्राउंड देती हूँ,
हर वर्ड का, अगर हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं, हर वर्ड का डेफिनेशन दिया होता है एक्ट में, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दिया हुआ होता है। जो भी वर्ड्स उस एक्ट में यूज होने वाले हैं उनका डेफिनेशन दिया हुआ होता है, राइट? बट अगर आप देखें तो कंपनीज एक्ट में कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइंड नहीं है। यानी कि सेक्शन नंबर 2, मैंने लिटरली कंपनीज एक्ट खोल के देखा हुआ है जब मैं काम कर रही थी, वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन नहीं है। अब कोई वर्ड अगर किसी एक्ट में डिफाइन नहीं होता है, देन व्हाट वी डू, जो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है उनमें जो डेफिनेशंस दी हुई है, इंस्टीट्यूट्स ने जो डेफिनेशंस दी हुई है, हम उससे वो वर्ड डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो एक पर्टिकुलर लॉ में उसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है कि दिस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम मल्टीपल जगह से पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। सबका क्रक्स सेम होगा पर बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ होगा। सो वाई एम आई टेलिंग दिस, बिकॉज जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक लॉ में डिफाइन नहीं है, वैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड जो भी लॉज है वो एक जगह डिफाइन नहीं है। इसका मतलब हमें कंपनीज लॉ भी पढ़ना है, उसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, हमें सेबी एलओडीआर पढ़ना है, प्लस जो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, उनके बारे में भी पढ़ना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए बहुत सारे गवर्नेंस फोरम्स है, इंस्टीट्यूट्स है, हमें उनके बारे में भी पढ़ना है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, मैंने ये जिन्होंने वीडियो देखा होगा पहले का, उन्हें पता होगा एक टॉपिक के ऊपर हम 5 लॉज पढ़ रहे हैं कि ये अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, बोर्ड कॉम्पोजिशन है फॉर एग्जाम्पल, तो बोर्ड कॉम्पोजिशन के लिए कंपनी लॉ में क्या लिखा है, सेबी एलओडीआर में क्या लिखा है, किसी और प्रिंसिपल्स में क्या लिखा है, यूके में क्या चलता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो यूके का है सॉरी, यूएस में क्या चलता है। ऐसे तरह तरह के आप ग्लोबली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड या कोई भी टॉपिक रिलेटेड, जैसे मैंने बोला बोर्ड कॉम्पोजिशन का, तो बोर्ड कॉम्पोजिशन कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो सब हमें पढ़ना है। अब समझो एक चीज़ से, एक टॉपिक के ऊपर आप 5-6 जगह से पढ़ रहे हो, लगभग सिमिलर होंगे पर कहीं पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। उन चीज़ों को याद कैसे करना है, क्योंकि गवर्नेंस में आपको ऐसा कहीं नहीं होगा कि अरे मुझे समझा ही नहीं, या फिर बिल्कुल मेरे दिमाग के ऊपर से गया, बहुत ट्रिकी था, कॉम्प्लिकेटेड था। इट्स नॉट साइंस, इट्स नॉट मैथ्स। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। प्रॉब्लम कब होती है ना, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ रहे होते हैं, पूरा सिलेबस जो आपका है वो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, तब थोड़ी सी बैंड बचती है। क्यों? क्योंकि एक ही टॉपिक के रिलेटेड आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और जब वो टॉपिक एग्ज़ाम में आता है आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, पर आप कंफ्यूज है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने 4 कोड्स पढ़े हैं, चारों में वही चीज़ लिखी है, किसमें कौन सा लिखा था वो याद नहीं। आपको पेज नंबर याद आएगा, आपको वो पूरा कंटेंट याद आएगा, पर हेडिंग उसमें यूके लिखा था या यूएसए लिखा था वो याद नहीं आएगा। सो वो प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट में। सो वी विल इंश्योर कि उसको हम कैसे टैकल करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम में अगर हमें एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पूछा है तो हमें वो कैसे याद रहेगा कि ये उसी कंट्री का कोड से रिलेटेड प्रोविजंस हम लिखने वाले हैं। सो दैट इज़ द आंसर टू योर 5th क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट है नहीं, बस इसमें आपको अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज लगानी है, थोड़े से ट्रिक्स यूज़ करने हैं टू गेट नॉट पासिंग मार्क्स बट एग्जेम्पशन इन गवर्नेंस। एग्जेम्पशन क्यों बोल रही हूँ, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, अगेन गवर्नेंस, ESG, देन DD, एक ओपन बुक और एक और ड्राफ्टिंग। इसमें चारों सब्जेक्ट्स डेफिनेटली सारे थ्योरी हैं, प्रैक्टिकल तो अब हट गए हैं, पहले टैक्स हुआ करता था। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें 40 सब में आ जाते हैं, लेकिन एग्जामिशन स्कोर नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि एग्रीगेट मिस हो जाता है, यानी कि हमें ये बेसिक पता है सब सब्जेक्ट में आपको 40 चाहिए, और टोटल आपका जब एग्रीगेट होगा तो हमें 200 चाहिए। एग्जीक्यूटिव में ये पेन से गुजर चुके होंगे डेफिनेटली। सो जब आपको एग्रीगेट के लिए टारगेट करना होता है तब यू हैव टू इंश्योर कि आपका किसी 2 सब्जेक्ट में 50+ या 60+ आए ही आए। उसमें यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर ESG का सब्जेक्ट कि इसमें आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दैट आई विल टीच यू ड्यूरिंग द लेक्चर्स, आई प्रॉमिस। सो ये हो गया 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th,
कितने घंटे पढ़ाएंगे आप? हाउ मैनी आवर्स या हाउ मैनी लेक्चर्स? कितने लेक्चर्स होने वाले हैं इस सब्जेक्ट के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले टाइम पास कर लिया मैम ने, मुद्दे की बात तो ये है कि आप सिलेबस कब ख़त्म करोगे। सो ESG का सब्जेक्ट आई विल टेक 100+, अरे 100+ लेक्चर्स, अराउंड 100 लेक्चर्स हमारे ESG के होने वाले हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन एंड मे बी द फाइनल क्वेश्चन, रिसोर्सेज। What are the resources that we are going to provide to the students? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट बिल्कुल मैम लास्ट में पूछ रही हैं। है ये सवाल कि क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं? डू वी हैव दिस क्वेश्चन या मैं स्किप कर सकती हूँ इसको? नहीं है किसी को ये सवाल? नो वन वॉन्ट्स टू नो? सरप्राइज रखें इसे कि हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या बात है, वी ट्रस्ट आई कैन। सो नाइस। रेगो ESG कितना डिफरेंट है गवर्नेंस से? अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूँ तो सॉरी थोड़ी सी चीज़ें शफल की गई हैं, यानी कि जो पहले अलग अलग चैप्टर्स में था उसको दूसरे चैप्टर्स में डाला हुआ है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दूसरा, पेजेस ऐड कर दिए गए हैं। पहले 800 पेजेस का मॉड्यूल कभी नहीं होता था गवर्नेंस का, तो कुछ कंटेंट ऑफकोर्स ऐड कर दिए गए हैं, दैट इज़ डिफरेंट। और अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूँ तो पार्ट सी पहले कुछ और था, पार्ट सी अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सेम है, पार्ट ए में भी मेजॉरिटी चैप्टर्स सेम है। सो अगर मैं बोलूँ 60-65% इट इज़ सेम, बट 35-40% डिफरेंट है। ओके चलो, वी ट्रस्ट आई कैन, वेरी गुड। बट मैं बता देती हूँ, पहली चीज़ वेरी बेसिक, मैम बुक्स तो देंगे है ना, बुक्स तो प्रोवाइड करेंगे ही। मॉड्यूल से पढ़ना नहीं है, 830 पेजेस से पढ़ना नहीं है, बुक्स आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड। ये बिल्कुल बेसिक था, ये तो हर कोई दे रहा है। इसके अलावा अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन इज अ क्रैकर। व्हाट इज अ क्रैकर? स्कैनर सबको पता है, स्कैनर में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, एवरीवन नोज दैट। What is cracker? Cracker is something different और advanced from scanner. Scanner में past paper के सारे questions होते हैं, cracker में past paper के questions होंगे, प्लस जो questions हमें लग रहे हैं कि आने के chances बहुत ज़्यादा है, which are from important topics, वो questions इस cracker में होते हैं। क्योंकि आपका न्यू सिलेबस का ये पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो पास्ट पेपर एज इट इज़ आपके पास नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के जैसे मैंने बताया 60-65% सेम है। सो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट होंगे, वो उस क्रैकर में होंगे। उसके अलावा जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं उनके तो क्वेश्चंस हमारे पास है नहीं, तो उनके क्वेश्चंस भी क्रैकर में होंगे, यानी कि जिनसे चांसेस है, जिन टॉपिक से चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन वो क्वेश्चंस भी इस क्रैकर में होंगे विद आंसर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट इज सेकेंड। इसके अलावा मॉड्यूल में क्वेश्चंस होते हैं, मॉड्यूल के हर चैप्टर के एंड में। अगर आपने कभी मॉड्यूल देखा हुआ होगा एग्जीक्यूटिव में, आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं देखा था एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल, बट प्रोफेशनल में देखना पड़ता है बोलते हैं, सो आई डोंट नो। उसके हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन, आंसर भी होंगे। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के एंड में, हाई चांसेस उसमें से सारे क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाई चांसेस उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। पास्ट में ऐसा ट्रेंड देखा है, जो नया सिलेबस आता है तो शुरुआत के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस मॉड्यूल से भी आते हैं, सो वी विल सॉल्व देम एज वेल। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं हर चैप्टर के। इसके अलावा
टेस्ट फॉर ऑल चैप्टर्स, यानी कि हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जैसा अभी एग्जीक्यूटिव में हम कर रहे हैं, हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट होता है उसका, हर एक चैप्टर का टेस्ट होता है। सिर्फ फेस टू फेस बैच के लिए नहीं, जो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं बाकायदा उनके लिए जूम मीटिंग रखी जाती है। जूम मीटिंग में आप अपना वीडियो ऑन करके वो टेस्ट दे रहे होते हैं, आपके टेस्ट पेपर्स मैं चेक करती हूँ। सारे चैप्टर के टेस्ट होंगे। अभी गवर्नेंस में एक चीज़, अगर आप सोच रहे हो ये थ्योरी सब्जेक्ट है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं। एग्जीक्यूटिव में देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेशनल में थोड़ा सा लेवल हाई होगा, यानी कि आपके केस स्टडी क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। कोई भी पास्ट पेपर उठा के देखिए, 1-2 लाइन के क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, आधे पेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। यस, आई विल टेल दैट। अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं, जो अभी SBIL के मेरे टेस्ट हो रहे हैं, नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे एक लाइन के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। नो, आई विल शो यू फॉर एग्जाम्पल ओके, इफ़ आई शो यू दिस, आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो भी मिल जाएगा, वेयर आई एम डिस्कसिंग द मॉडल आंसर्स, कि आंसर लिखा कैसे जाता है। सो इफ़ यू सी द क्वेश्चन पेपर, दिस इज द क्वेश्चन पेपर, चैप्टर नंबर 7 था एग्जीक्यूटिव के सेटिंग अप सब्जेक्ट का। इफ़ यू सी द क्वेश्चन, सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाकी 3 कुछ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि आई हैव गिवन सम मैटर एंड यू हैव टू राइट द आंसर। इफ आई ओपन एनी अदर वन, हियर ऑल्सो अनदर क्वेश्चन पेपर, इफ यू सी, एक मैटर दिया हुआ है एंड देन यू आर आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस। सो दिस इज हाउ यू आर आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो। आपका जो फाइनल पेपर होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं, जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगा के लिखना होता है, अपने वर्ड्स में लिखना होता है, कंसिडरिंग कि आपको कॉन्सेप्ट भी वैसे ही रेप्लिकेट करना है। यानी कि यू विल राइट वट एवर इज इन द मॉड्यूल, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, कंसिडरिंग कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट वी विल प्रैक्टिस अ लॉट ड्यूरिंग आवर लेक्चर्स, हर चैप्टर के लिए। यानी कि 20 चैप्टर्स है, जैसा मैंने बताया, एक चैप्टर मर्ज हो चुका है। सो 19 चैप्टर्स है, 19 टेस्ट लेने वाले हैं, प्लस एक मॉक टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का जैसा ICSI का क्वेश्चन पेपर होता है पूरे सिलेबस का 100 मार्क्स का सारे चैप्टर्स का, वैसा एक मॉक टेस्ट होगा। कब? एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले, यानी कि जून में एग्ज़ाम है। मार्च एंड और अप्रैल में वो मॉक टेस्ट, जब आपका एक रिवीजन हो जाता है उसके बाद यू विल राइट दैट मॉक टेस्ट। सो दीज आर द थिंग्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई, टेस्ट से पहले रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स। दिस अगेन आई एम डूइंग इन सेटिंग अप, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक लेक्चर इज़ फॉर द रिविजन ऑफ दैट चैप्टर। उससे होता क्या है, पूरा जो हमने चैप्टर रोज़ अलग अलग पढ़ा वो इंटीग्रेट करके हम एक लेक्चर में पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, नॉट पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। सो दैट अगेन इज़ लाइक ब्रशिंग अप ऑल द थिंग्स दैट यू हैड लर्नड इन दैट चैप्टर। सो हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक रिविजन लेक्चर होगा। क्रैकर कैसे मिलेगा? उसकी PDF यू विल गेट, नॉट अभी, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। सो अभी हम पढ़ने पे फोकस करेंगे। यस, बीच में मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, बट हैव दिस व्हाट डू यू कॉल, शब्द नहीं आ रहा मुझे, वो माइंडसेट। हैव दिस माइंडसेट व्हेन यू आर डूइंग लेक्चर्स। दैट इज़ व्हाट आई अप्लाइड एंड आई लव्ड दैट। जब आप लेक्चर देख रहे हैं, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में मुझे कैसा लिखना है। जब आप लेक्चर देख रहे हैं, यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। उस वक्त याद कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सोचना ही नहीं है, वो मैं बता दूंगी आपको। जब आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको फोकस करना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, क्या चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से समझ आई, क्या चीज़ें हैं जो मुझे वापस पढ़नी है या वापस पूछनी है। सो व्हेन यू आर डूइंग द लेक्चर्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट।
उसको आगे लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, वो लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जब हम टेस्ट देते हैं, जब हम मॉक टेस्ट देंगे, उस वक्त हम सीखेंगे कि उसको एग्ज़ाम पेपर में लिखना कैसे है। और हर एक चैप्टर जैसे आपके क्लासेस चलेंगे वैसे आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। तो उस वक्त आई टेल यू कि लिखना कैसे है। जब आप लेक्चर देख रहे हो तब बिल्कुल इस माइंडसेट से बैठो चिल करके कि मुझे आज कोई स्टोरी सुननी है, एंड इफ यू नो मी आई टीच बाय वे ऑफ स्टोरीज ओनली, ताकि वो दिमाग में याद रहे। सो जब आप लेक्चर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे सोच के बैठिए कि कोई कहानी सुनने वाले हैं आज। और फिर जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब हम टेस्ट देंगे, जब हम अलग सेशंस रखेंगे, Q&A सेशंस जहाँ आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि उनको लिखना कैसे है। ठीक है। सो दीज आर द जनरल क्वेश्चंस विच आई बिलीव कि हर स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं। ये मैंने बता दिया ESG का। फटाफट अगर मैं जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है CSR का, उसके बारे में बताऊं। सब्जेक्ट मैंने बता दिया। सेकेंड वॉज इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो जो ओपन बुक का सब्जेक्ट है CSR का सब्जेक्ट, जिसके ऊपर मैं आऊँगी कि ये सब्जेक्ट मुझे क्यों लगता है कि आपको लेना चाहिए, दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन, वाई वी शुड ऑप्ट फॉर CSR, क्यों लेना चाहिए। आई विल टेल यू दैट। उससे पहले मैं बता देती हूँ, इसमें 50 मार्क्स का CSR का क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का सोशल गवर्नेंस का। 50 मार्क्स CSR यानी कि आपने एग्जीक्यूटिव में बेसिक पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर 50 मार्क्स है। और सोशल गवर्नेंस विच इज़ वेरी मच इन ट्रेंड, बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा या फिर बहुत जगह आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा सोशल गवर्नेंस के बारे में। दैट इज़ आर पार्ट B। वाई आई थिंक आई कैन टीच, वो मैंने बता दिया आपको। पेपर पैटर्न कैसे होता है, हाँ ओपन बुक का ये तो हमें पता है कि हमें बुक बिल्कुल लेके जानी होती है और वहाँ से आंसर्स लिखने होते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, अगर आप ट्रेंड देखिए, अगेन दिस इज़ अ सब्जेक्ट जिसका पहले कभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ESG का कुछ सिमिलर था गवर्नेंस का सब्जेक्ट, तो काफ़ी टॉपिक्स मैच करते थे। CSR एंड सोशल गवर्नेंस का पहला पेपर होने वाला है। सो इसका क्वेश्चन पेपर हम कैसे समझ सकते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट है, जो बाकी ओपन बुक सब्जेक्ट्स है, उनमें जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है वही हम मान के चलते हैं कि वही ICSI विल आस्क। सो उसमें होता क्या है, अगर आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ओपन बुक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखें, एक होता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन और एक होता है 60 मार्क्स का पूरा पार्ट जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। सो 40 मार्क्स का कैसे होता है, 40 मार्क्स में भी क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन या फिर 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ होता है। कल मैं किसी एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख रही थी, आई बिलीव IPR था शायद, हाँ IPR था शायद। उसमें 8 पेजेस पे वो पैसेज था। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, पहला पेज देखा, उसमें वो कंटेंट लिखा है और फिर वो कंटेंट जैसे ही ख़त्म होता है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बोला जाता है। जैसे अनसीन पैसेज हमने किया है स्कूल में और EET में भी था। सो वो पैसेज ख़त्म होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको उस पैसेज के हिसाब से उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब मैं वो पैसेज देख रही हूँ, पहला पेज देखा, पलटा, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर पलटा, चौथा पेज, पांचवा पेज, वो पैसेज ही खत्म नहीं हो रहा है। 6 पेज, 7 पेज, सारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, सारे पेपर में ऐसा नहीं होता, बट दैट वाज अ पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें मैंने ये देखा था कि 8 पेज तक के, 8 नहीं 10 पेज तक के पैसेज था और 11th पेज में जाके उन्होंने फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछा था। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जनरली 40 मार्क्स का होता है, थोड़ा सा वो लेंदी होता है और दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। जो 60 मार्क्स का होता है पार्ट, उसमें आपसे काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। I'll answer that as well, अंकुर। मैंने ये तो बता दिया मैं क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगी, आपको क्या क्या रिसोर्सेज लेके आने हैं, दैट आई विल टेल यू। सो आई वाज सेइंग 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। अभी हमारा कैसे है, 50 मार्क्स का CSR, 50 मार्क्स का सोशल गवर्नेंस। तो एक तो चांस है कि दोनों में से कोई एक पार्ट में ऐसे 40 मार्क्स का पैसेज आ जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। व्हाट आई बिलीव इज 20 मार्क्स का पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन CSR से, 20 मार्क्स का पैसेज आएगा सोशल गवर्नेंस से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो 20 मार्क्स, जो 40 मार्क्स है वो डिवाइड हो जाएगा पैसेज का, और उसके अलावा जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके 30 मार्क्स CSR और 30 मार्क्स सोशल गवर्नेंस के हो सकते हैं एज आई बिलीव। या तो 40 मार्क्स का एक ही टॉपिक से आएगा या फिर 20 मार्क्स का दोनों पार्ट से आ सकता है। पेपर पैटर्न हो गया, डिफिकल्ट है
ये मैं आपको बताऊंगी CSR क्यों लेना चाहिए उस वक्त। कितने लेक्चर्स होंगे? देखो, रेगुलर सब्जेक्ट में हमारे 100 लेक्चर्स हो रहे हैं, ओपन बुक में 50। लगभग 50 लेक्चर्स में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें याद तो कुछ करना नहीं है, हमें सारी चीज़ें समझनी है। समझने में डेफिनेटली टाइम जाता है। इसमें रिसोर्सेस, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू बुक्स, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू क्रैकर, यानी कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगेन हाई चांसेस, पहला अटेम्प्ट है, पहला एग्जाम है। इससे ओल्ड सिलेबस में इससे पहले ये सब्जेक्ट था ही नहीं, तो हाई चांसेस कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। सो व्हेन वी नो कि इससे चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के, वी शुड लर्न दैट, राइट। टेस्ट, ऑल चैप्टर्स के टेस्ट नहीं होंगे ओपन बुक में, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप सारे चैप्टर्स के टेस्ट दें। मॉक टेस्ट डेफिनेटली होगा। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप 100 मार्क्स का लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ओपन बुक में प्रॉब्लम यही होती है, हमारे पास बुक होता है, हमारे पास मटेरियल होता है, पर इतना टाइम लगता है लिखने में कि हम लिख ही नहीं पाते हैं। सो हम मॉक टेस्ट डेफिनेटली देंगे एग्जाम के कुछ वीक्स पहले। और रिविजन फॉर ऑल चैप्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मेगा रिविजन हम करेंगे, जो मैराथन टाइप्स होता है, इन विच वी विल कवर एंटायर सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसके अलावा ब्यूटिफुल 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 इंडेक्स। आप बिल्कुल बुक लेके जा रहे हैं, आपको याद है कि ये पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है अगर वो लोकेट ही नहीं कर पाएंगे, सो यू वोंट बी एबल टू राइट। सो इंडेक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, नॉट दैट इंडेक्स जो आपका मॉड्यूल में रहता है कि एक एक टॉपिक का इंडेक्स दिया हुआ है ना, दैट इज तो गिवन इन द मॉड्यूल ना। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ एडवांस्ड होना चाहिए। तो वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई विल शो यू द इंडेक्स, कि वो कैसे इतना डिटेल्ड इंडेक्स है कि कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसको तुरंत लोकेट कर सकते हैं। दैट विल बी अ वंडरफुल इंडेक्स, आई अश्योर यू। इसके अलावा जो क्वेश्चंस ICSI के तरफ से कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मतलब ICSI ने मुझे दिए नहीं हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस या कुछ आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं ऑन द मैटर ऑफ CSR एंड सोशल गवर्नेंस। सो वो क्वेश्चंस अगेन उनसे हाई चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं मेरे अटेम्प्ट का बताऊं, तो मेरा जो सब्जेक्ट था उस वक्त CSR नहीं था, दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ IBC जब मैंने ऑप्ट किया था। सो IBC का हमारा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। वो कहाँ से आया था? ICSI के कुछ क्वेश्चंस FAQs हैं उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, उनमें से उन FAQs में से एक क्वेश्चन आया था फॉर 10 मार्क्स। सो हाई चांसेस अगेन CSR में भी वो ऐसा कर सकते हैं। सो दोज क्वेश्चंस ऑल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। मोस्टली ये सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, जो आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले जाके प्रिंट करवाना होगा। बहुत सारे पेजेस नहीं होंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू। काफ़ी सारी बातें कर रही हूँ मैं, सो दैट वी आर क्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद कोई डाउट नहीं। सेकेंड लेक्चर जो हमारा होगा मंडे को, शानदार तरीके से हम हमारा सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। हाँ, अभी 2 क्वेश्चंस मेरे बाकी हैं। आई थॉट आई विल बी एबल टू स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ गवर्नेंस, बट नहीं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग दिस आस्पेक्ट। जो सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, और कोई क्वेश्चंस है यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। मैं देख रही हूँ बार बार उधर, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आखिरी 2 क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस, और इसके बाद हमारा लेक्चर समाप्त होता है, हम और आप नाश्ता करने जा सकते हैं। पहला सवाल, वाई CSR and SG? हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं ना ग्रुप 1 में, क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ें? वाई 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 वाई? किसी ने तय करके रखा है CSR का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका एग्जाम देना है? किसी ने सोच के रखा है? वाई दिस सब्जेक्ट? चलो, फॉर दिस आई विल वेट फॉर योर आंसर। Why this subject? Yes. ऑलरेडी ऑप्टेड? क्या बात है। अच्छा, सोच के रखा है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। वंडरफुल, बहुत प्यारा डिसीजन, प्राउड ऑफ यू। ओके, IBR सोचा है। लेबर लॉस, यस यस, लेबर लॉस का डेमो जो होगा वो मंडे को होगा। सो आज सिर्फ ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का
ग्रुप 2 का डेमो मंडे को होगा, तब उससे रिलेटेड सी ओपन बुक में जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हुए हैं, दैट आई विल गिव फॉर लेबर लॉज एज वेल. सो जो बेसिक क्वेश्चंस है दैट आई एम कंसिडरिंग, दैट आई एम एड्रेसिंग. ओके, यू आर कंफ्यूज्ड? यस, आई लव दिस कैटेगरी. जो तय नहीं कर पा रही है, लेट मी हेल्प यू, और लेट मी एटलीस्ट ट्राई टू हेल्प यू. ओके श्रुति, अभी से एग्जाम का सोच रहे हो? आपके एग्जाम में क्या लेके जाना है? अरे जून में एग्जाम, मैं बताऊंगी ना क्या लेके जाना है एग्जाम में. हाँ, स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, आप जो मर्जी वो मटेरियल लेके जा सकते हैं एग्जाम हॉल में, कोई नहीं रोकेगा. बस आप कोई डिजिटल मटेरियल नहीं लेके जा सकते, यानी कि आप मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते हैं. पेपर बेस्ड आप कुछ भी ले जा सकते हैं. आपको मॉड्यूल लेके जानी है, आपको खुद के नोट्स लेके जाने हैं, आपको कोई भी शीट्स लेके जानी है, आपको इतना बड़ा चार्ट पेपर लेके जाना है, लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यू कैन कैरी एनी बुक, बट इट शुड बी जस्ट अ बुक. ओके, ऑलरेडी ऑप्टेड? ठीक है, मैं बताती हूँ मुझे क्यों लगता है कि CSR और ESG लेने चाहिए. मुझे अब रियलाइज हो रहा है मुझे. ओके, पहली चीज, ऑप्शंस कौन से अपने पास अपन को पता है. विच आर द ऑप्शंस वी हैव इन ग्रुप 1, हाँ, ग्रुप 2 नहीं. विच आर द ऑप्शंस वी हैव इन ग्रुप 1 फॉर ओपन बुक सब्जेक्ट. आप वहां लिखो, मैं यहां लिखती हूं. Yes, sir. Hope she is fine. बहुत बढ़िया, नेक काम किया. ओके, यस, CSR, IPR, AI, IPR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सोच समझ के ओपन बुक के सब्जेक्ट्स दिए ना इन्होंने. यस, फॉरेंसिक एंड इंटरनल ऑडिट इसी में है. फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों है इसमें. सो 4 ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. यस, वंडरफुल. चलो, सो एक सब्जेक्ट है CSR एंड सोशल गवर्नेंस, जिसके बारे में मैंने बताया. दूसरा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के ऊपर. तीसरा IPR, और चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, विच इज वेरी मच इन फोकस नाउ अ डेज. अभी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर जैसे मैंने देखा था, मैं मेरा स्ट्रैटेजी बताती हूँ. जब मुझे ऑप्शंस ऑप्ट करने थे तो मैंने क्या किया था, कोई बेस नहीं है इस तरीके का. स्टिल मैंने पेज नंबर्स देखे थे सारे मॉड्यूल के. ठीक है, सारे मॉड्यूल मैंने खोले, सब मॉड्यूल के PDF डाउनलोड किए और पेज नंबर्स देखे. वही मैं इस सब्जेक्ट्स के बता रही हूँ जो आपके अटेम्प्ट में हैं. सो 390, 502, 646, 446 ये पेजेस है. मैं देख के आई हूँ, ट्रस्ट मी, मैं ये बिल्कुल PDF देख के आई हूँ कि कितने पेजेस का वो PDF था. सो दीज आर द नंबर ऑफ पेजेस फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस. ये बेस नहीं होना चाहिए, आई नो, आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर, ये बेस नहीं होना चाहिए तय करने का कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए. फिर भी जस्ट लेटिंग यू नो, दिस इज हाउ लेंदी योर ओपन बुक सब्जेक्ट्स आर. क्योंकि ओपन बुक में हम चाहते हैं लीस्ट मेहनत करनी पड़े और बेस्ट मार्क्स आए, है ना. सो दीज आर द पेज नंबर्स. क्या करना होता है इसका, कुछ नहीं, पर मैं देखी थी मेरे अटेम्प्ट में, मैं चाहती थी आप भी देखो, तो मैंने आपको बता दिया. ओके, दैट इज वन. नाउ सी, इसमें अगर मैं ऑप्शंस बताऊं तो AI हम बिल्कुल काट देते हैं. रीज़न, AI बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा अभी उसकी लर्निंग्स चल रही है, बहुत ज़्यादा उसकी बातें हो रही है. इट इज़ वेरी मच इन द एयर. डेफिनेटली AI है, बट अगर मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सोचूं, हम कॉमर्स के बच्चे, हमने अभी तक अकाउंट्स, मैथ्स भी छोड़ दिया. हमने मैथ्स नहीं करना था, कॉमर्स किया, या कॉमर्स करने का मन था. अकाउंट्स पढ़ा है, टैक्स पढ़ा है,
और क्या चीज़ें पढ़ी है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है, देन डिफरेंट डिफरेंट लॉस पढ़े हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कभी नहीं पढ़ा है. सो दैट इज़ ऑफ सम अदर फील्ड. उसके ऊपर अगर आपको एग्ज़ाम में पेपर लिखना है तो पहले उसका आपको बेसिक आइडिया लेना होगा, फाउंडेशन बिल्ड करना होगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल लेवल का पढ़ाई उसमें कर सकते हैं. सो एआई बिल्कुल, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं बिल्कुल एआई को काट देती. ठीक है. नेक्स्ट जो ऑप्शंस हमें हटाने हैं वो बता रही हूँ. फॉरेंसिक एंड इंटरनल ऑडिट. ऑडिट 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 फॉरेंसिक ऑडिट, अगेन इट इज़ वेरी ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट है, वो भी आपने अगर देखा होगा कोई भी शोज़ में, सीरीज़ में फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में. सो यू नो इट इज़ अ बिट ट्रिकी, कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी घुमा के उसमें कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं. सो अगेन अगर एज अ स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि मुझे सबसे कम मेहनत करनी है ओपन बुक में, तो मैं फॉरेंसिक ऑडिट के सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहूँगी. सो ये ऑप्शन हट गया. अभी हमारे पास बचता है CSR और IPR का सब्जेक्ट. दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट मी. अगर आप चूज़ करें दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. नाउ आई विल टॉक इन फेवर ऑफ गवर्नेंस बिकॉज ऑफकोर्स इफ आई एम टीचिंग देर इज समथिंग दैट इज़ इन माई हेड, जिसकी वजह से मैं पढ़ा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए. सो पेज नंबर्स मैंने बता दिए, बिल्कुल इर्रिलेवेंट है बट मैंने बता दिया. अभी आप अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, आप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 3 POVs. 1 इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड इज करियर पॉइंट ऑफ व्यू. सिर्फ हमें एग्जाम के लिए नहीं सोचना है. प्रोफेशनल खत्म हुआ और हम CS बनने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं, प्रैक्टिकली फील्ड में काम करने वाले हैं. सो वी शुड अंडरस्टैंड द POV ऑफ करियर एज वेल, फ्यूचर एज वेल. एंड थर्ड, एग्जामिनर POV. तो 3 पॉइंट ऑफ व्यूज, एग्जाम POV. चलो मुझे 6 मिनट में रैप अप करना है. 3 POVs, एग्जाम POV, एग्जामिनर का POV और करियर POV. अगर मैं एग्जाम और एग्जामिनर की बात करूं, जो सोशल गवर्नेंस का जो पार्ट है काफ़ी ईजी है. इट इज़ वेरी ईजी. उसका अगर आप सिलेबस देखें, काफ़ी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो होते हैं जैसे सोसाइटीज़, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, जिनके बारे में अगेन आपने सेटिंग अप में पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, तो उनसे रिलेटेड ही टॉपिक यहाँ पर है. दैट इज़ इन सोशल गवर्नेंस. प्लस सोशल गवर्नेंस के ऊपर जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात हुई थी 2022 में, उसके ऊपर एक चैप्टर है. सो these all things are there which are very interesting and which are easy to learn. इसमें कोई चीज़ आपको ऐसे याद नहीं करनी है बैठ के कि अरे समझ नहीं आ रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ईजी है. CSR का पार्ट अगर मैं एग्जाम के बेसिस पे बोलूँ तो इट इज़ द क्रक्स इज गिवन इन सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट और रूल्स उसके, प्लस शेड्यूल 7. तो ये 3 चीज़ अगर आपने पढ़ी, सेक्शन 135, शेड्यूल 7 और CSR रूल्स, ये 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही सारा सिलेबस है CSR का. जो 50 मार्क्स का CSR है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 135, रूल्स और आपका शेड्यूल 7. सिर्फ वही पढ़ा तो हो जाएगा? नहीं, उसका और बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके उसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो कहाँ दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं. सो वाई आई एम सेइंग कि यही 3 चीज़ें हैं क्योंकि है वही टॉपिक, उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं. सो द कॉन्सेप्ट वी नो इज लिमिटेड, द बेस इज लिमिटेड. बहुत सारा वाइड कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, द बेस इज लिमिटेड. एक सेक्शन है, उसके रूल है और उसका शेड्यूल है, बेस लिमिटेड है, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है. सो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े ना, तो जब आपका बेस लिमिटेड होता है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न दैट सब्जेक्ट एंड राइट, क्योंकि आपको पता होगा कि वो चीज़ आपने कहाँ पर पढ़ी हुई है, कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है. और जैसे मैंने बताया, इंडेक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, जिससे आप तुरंत लोकेट कर सकते हैं ये कौन सा टॉपिक कहाँ पर है. मतलब अगर आपको एग्जाम में ये याद आ गया कि आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, वो ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी. आई एश्योर यू कि अगर आपको ये पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, कैसे मिलेगा इंडेक्स में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो दैट इज़ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम POV. एग्जामिनर POV क्यों? क्योंकि एग्जामिनर मीन्स जो आपका पेपर सेट करते हैं, उनके POV से अगर आप देखें तो लॉज जो होते हैं, जैसे IBC है या फिर जैसे IPR है,
इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वेरी हाई चांसेस, बहुत सारे केस स्टडीज़ हुए हैं। और आईपीआर में इट इज़ वेरी मच केस टू केस बेस अप्रोच, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वाइड है, तो केस टू केस बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर लॉ जिसमें 100 मार्क्स का पूरा लॉ है। यहाँ पर हमारा कैसा है, 50 मार्क्स का सीएसआर है, 50 मार्क्स का सोशल गवर्नेंस है। सो इतने केस स्टडीज़ नहीं है, इतने केस लॉज, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं पूछ सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जी नहीं, केस स्टडी आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द केस स्टडी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो काफ़ी ईजी हो सकते हैं। आपको आपके मटीरियल से, विच एवर मटीरियल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, नॉट जस्ट द मॉड्यूल बट द क्रैकर एंड द ICSI के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ों से आपको वो आंसर्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दैट इज़ द सेकेंड POV ऑफ एग्जामिनर। ये दो हो गए। तीसरा करियर POV से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, CSR का स्कोप बहुत ज़्यादा है। भले ही आप प्रैक्टिसिंग CS बनना चाहते हैं या फिर एम्प्लॉय CS बनना चाहते हैं, दोनों केसेस में CSR का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट कोर्स है CSR के ऊपर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड वो इतने ज़्यादा चीज़ें प्रमोट करते हैं। सो सोशल गवर्नेंस CSR का अगर आप स्कोप देखें करियर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है। CSR सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम इतनी ज़्यादा चर्चा करते हैं। सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, ESG की इतनी सारी रिपोर्टिंग करनी होती है। कौन करता है? हम करते हैं। सो हमें पहले वो पता होना चाहिए कि अगर आप काम करने जा रहे हैं and if your director asks you something about sustainability, you should be in a position to answer, क्योंकि this is the last stage जहाँ आप एक किताब से पढ़ने वाले हैं, आगे जाके आप सिर्फ बेयर एक्ट खोल के देखेंगे। सो अगर मैं करियर POV से भी बात करूँ, सो दिस इज अ सब्जेक्ट विच विल गिव यू वेरी गुड स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, सो ये हो गया वाई CSR का सब्जेक्ट। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, CSR का सब्जेक्ट चलो मान लिया मैम, यही सब्जेक्ट हम ऑप्ट करने वाले हैं। अभी ये बताओ इसके लेक्चर्स क्यों ले? ओपन बुक सब्जेक्ट है, वाई शुड वी गो फॉर लेक्चर्स? खुद से पढ़ लेंगे, ये भी पॉइंट आता है ना। ओपन बुक का सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं ऐसा। मैं अगर मेरा बताऊं, मैंने बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट के लिए नहीं सोचा था कि मैं सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ। रीज़न क्या होता है ना, जब आप किसी से पढ़ रहे होते हैं उनके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है चीज़ों का। जैसे मैंने बताया, आई वर्कड इन अ कंपनी, सो आई हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली अप्लाई किया है हमने वो सारे कॉन्सेप्ट। सो वी नो द कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल। और जब वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं आपके टीचर, या फिर जो स्टोरीज आपको बताते हैं अपने, या फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा है पर वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होता है, तो वो चीज़ें स्टिक कर जाती है आपके दिमाग में। जैसे कोई भी स्टोरी आपको याद रहती है डेफिनेटली, राइट। सो अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, सो हाई चांसेस कि वो आपको याद रहेगा। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, जब आप खुद से पढ़ रहे होते आपको लोकेट करने में टाइम लगेगा। आप पूरा मॉड्यूल रीड करेंगे और फिर खुद से ढूंढेंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से केस स्टडीज आते हैं। दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेक्चर्स। वो जो जवाबदारी आती है वो टीचर के ऊपर आ जाती है। वो आपको बताएंगे कि कहाँ से केस स्टडीज आ सकते हैं, कहाँ से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। यस, एंड व्हाट इज दिस? ओके, आई डोंट नो। एंड द लास्ट थिंग, अगेन एग्जाम POV से, ओपन बुक सब्जेक्ट रियली हेल्प्स यू विथ योर एग्रीगेट। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो आप फ्लंक भी कर सकते हैं इसमें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लिटरली अ पर्सन गॉट 8 मार्क्स इन वन ओपन बुक सब्जेक्ट इन ओल्ड सिलेबस। 8 मार्क्स का आया था, 8 मार्क्स आए थे उसके एग्जाम में। सो ऐसा नहीं है कि ओपन बुक में आपके हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि आप बुक लेके जा रहे हैं। ICSI को पता है कि आप बुक लेके जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछेंगे। थैंक यू। सो it is not like that कि आप बुक लेके गए and you are able to answer all the questions. So you have to ensure कि इस सब्जेक्ट में you are scoring maximum marks, ताकि आपका, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपका एग्रीगेट में हेल्प हो जाए, और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो एग्रीगेट प्लस रैंक में, क्योंकि उसमें आपके टोटल मार्क्स देखे जाते हैं, राइट। सो आपके रैंक प्लस एग्रीगेट दोनों में हेल्प करता है ओपन बुक सब्जेक्ट, अगर अच्छे से पढ़ा तो।
अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, हाई चांसेस इसमें फ्लंक भी होते हैं या फिर 40-45 के रेंज में मार्क्स आते हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपन बुक एग्जाम. आई गेस 8-10 क्वेश्चंस मैंने एड्रेस किए हैं इस लेक्चर में. कोई भी क्वेश्चन है आप फटाफट पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप टुडेज लेक्चर. बेसिक हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. जो सेकेंड लेक्चर होगा उससे हम बुक से पढ़ने वाले हैं. एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव? वरना हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेकफास्ट ब्रेक. एनी अदर क्वेश्चंस? So basic idea we got why we are learning this subject, the importance of this subject, not just CSR and governance, but your ESG as well. So see you on Monday. What all resources we have to bring? Bring where? To the exam hall? अच्छा, yes, your question. हाँ, अभी जो सेकेंड लेक्चर है उसमें आपको कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंड लेक्चर में आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज लेके आना है. रिसोर्सेज मतलब इट इज़ जस्ट आपको खुद को लेके आना है और कुछ कॉपीज़ लेके आना है. सो आई विल टेल यू कितने कॉपीज़ आपको लेके आने हैं. द नोटबुक्स, सो चिल, वो सिर्फ नोटबुक ही था. द रिसोर्सेज दैट यू हैव टू गेट इज पेन, नोटबुक, योर सेल्फ, बैग, दैट्स इट. ठीक है? सो नथिंग डिफरेंट इन इट. चल, thank you very much. Yes, see you on Monday, same time, 9:15. Thank you.